हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि मैं डेली लेकर आता हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कुछ ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा न्यू हैं, जहां से क्वेश्चंस बनने की अधिक से अधिक संभावना है। चलिए देखते हैं। पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी हस्तक्षेप करने वाले पदार्थ की आवश्यकता सहायता के दो पिंडों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, वह कहलाती है। यानी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है बिना किसी हस्तक्षेप के, यानी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है उसका, डायरेक्ट आती है प्रकाश से और आती है और आकर के चली जाती है। तो दो पिंडों के बीच, यानी कोई एक पिंडीय है, इसके बीच में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाती है। यानी यहाँ से ऊर्जा आई, यहाँ आकर यहाँ से वापस चली गई, तो वह क्या कहलाती है। विकिरण यानी कि रेडिएशन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन, चालन यानी कि कंडक्शन, धारा यानी कि करंट। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है जो बिना किसी हस्तक्षेप के, यानी कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, ऐसे ही ऊर्जा आती है और आकर के रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो क्या है वो? तो फ्रेंड्स, वो होता है विकिरण। जैसे लघु तरंगों के रूप में आता है और दीर्घ तरंगों के रूप में रात के समय में चला जाता है, तो ये होती है रेडिएशन। संवहन क्या होता है? यानी एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में चला जाना, ये होता है संवहन। चालन क्या होता है? मान लीजिए कोई छड़ है, ये छड़ है कोई लोहे की, यहाँ से अगर मैं इसको गर्म करूँ, आग जलाई जाए, कुछ ही फायर दी जाए, इसको अग्नि जलाई जाए इसके नीचे, तो यहाँ के जो कण होंगे उन कणों के माध्यम से इसका गर्म होना, इस छड़ का गर्म होना इस अणु के माध्यम से, तो ये होता है चालन। धारा आपको पता है करंट यानी कि जैसे समुद्र में चलती हैं वो करंट मान सकते हैं। करंट के माध्यम से जल का गर्म होना, धाराओं के माध्यम से, ये ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, तो इस तरह से ये होगा। तो सही आंसर जो होगा रेडिएशन होगा, यानी कि विकिरण होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है। पूछा है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो कौन सी जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको किस नाम से अलग अलग जो देश हैं, कंट्री हैं, उनमें बुलाया जाता है। तो ये आपने 2 या 3 नाम तो इनमें से सुने होंगे। जैसे बर्बेचो नहीं सुना होगा, कोनोगु सुना है, कैंगिन सुना है, चाइना भी सुना है। तो बर्बेचो फ्रेंड्स ये मैक्सिको की है। मैंने इसके कोड इसलिए नहीं बनाया है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है कोड बनाने से, लिखने में प्रॉब्लम होती है बार बार। तो बर्बेचो मैक्सिको की है, स्थानांतरणशील कृषि है। कोनोगु ये वेनेजुएला की है, और ये कैंगिन फ्रेंड्स फिलीपींस की है। चाइना आपको पता है श्रीलंका की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है। अभिकथन 1 है, असर्शन रीजन है, उसको देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है इसमें। एक राज्य एक स्वतंत्र संप्रभु सरकार है, यानी कोई भी एक स्टेट स्वतंत्र संप्रभु सरकार है जो एक निश्चित स्थानिक परिभाषित और बाध्य क्षेत्र पर नियंत्रण करती है। बाध्य क्षेत्र का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बाउंड्री, जो क्षेत्र होता है, बाउंड्री सीमा होती है, बाउंड्री होती है और किसी भी देश की, उस पर नियंत्रण करती है। बाध्य क्षेत्र का मतलब यही होता है बाउंड्री, यानी उस बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है, जैसा अपनी बाउंड्री है, तो जैसे हिमालय अपनी बाउंड्री है इधर, ये इधर थार मरुस्थल अपनी बाउंड्री है, तो क्या होता है इस क्षेत्र पर नियंत्रण करती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल करती है। कोई भी एक राज्य है तो उसका स्वतंत्र और यानी बिल्कुल स्वतंत्र होता है, संप्रभु सरकार है जैसे अपनी है, जो एक निश्चित स्थानिक अपना एक निश्चित स्थान है, परिभाषित और बाध्य क्षेत्र का मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से बाउंड्री यानी घिरा हो, तो वो क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण करती है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। रीजन देख लेते हैं। रीजन दिया है इसमें, सभी राज्य सजातीय धर्म, संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीय हितों के प्रतिनिधित्व वाले स्पष्ट रूप से परिभाषित राष्ट्र हैं। फ्रेंड्स आप देखिए, सभी राज्य, इसमें एक ये एक्सट्रीम वर्ड दे रखा है, तो क्या सभी राज्य सजातीय धर्म हैं? आप बताइए। अगर भारत को ही लें तो क्या इसमें सजातीय यानी कि एक जैसे ही धर्म हैं, एक जैसी कल्चरल है, एक जैसी लैंग्वेज है और उसके राष्ट्रीय हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले स्पष्ट रूप से परिभाषित राष्ट्र हैं? क्या ऐसा है भारत के अंदर? आप बताइए। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी राज्य सजातीय धर्म नहीं है। इसमें अपना देखा जाए तो हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म भी है,
सारे धर्म इसमें अपने भारत देश में देखने को मिलते हैं। तो सभी राज्य यानी सभी स्टेट, सजातीय धर्म, संस्कृति, भाषा, देखो संस्कृति सबकी अलग अलग है, भाषाएं भी सबकी अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स ये होगा गलत। तो ए सही है और आर गलत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें जो है स्टेम वर्ड जो होते हैं सभी, केवल और कुछ मात्र, ये इनका ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो महासागरीय गियर मुख्य रूप से किसका परिणाम है। यानी जो महासागरीय गियर हैं, ओशियन गियर्स आर मेनली द रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो महासागरीय गियर हैं मुख्य रूप से किसका परिणाम है। प्रचलित हवाएं और कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव, यानी कि जो प्रेवेलिंग विंड्स एंड कोरियोलिस इफेक्ट, महासागरीय धार का मोड़ यानी ओशियन करंट का डाइवर्जन, यानी इधर को दोनों तरफ को फैलना, कन्वेयर बेल्ट यानी कन्वेयर बेल्ट, महासागरीय लवणता यानी कि सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। तो फ्रेंड्स ये कहा है तो महासागरीय गियर होता है, ओशियन गियर्स। अच्छा, मेनली टू रिजल्ट ऑफ, ये किसका परिणाम है। तो फ्रेंड्स जो प्रेवेलिंग विंड होती हैं और जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है, उसके कारण जो महासागर का गियर होता है वो जो है उसका ही परिणाम होता है, यानी कि उसमें चेंजिंग लाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा टैलो शब्द किसने दिया। मैं काफ़ी क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ ऐसे, जैसे वन लाइनर में पूछ ली जाती है। जैसे परमाफेस्ट पूछा गया था, टैबलो है, पेज है। तो ये एक टैलो होता है, एक टैबलो होता है। तो फ्रेंड टैलो का मतलब क्या था। टैलो शब्द का जो यूज किया था बानथ्यूनेन ने किया था। पूछा जा सकता है कि टैलो शब्द का यूज किसने किया। बानथ्यूनेन ने किया था 1826 में अपनी थ्योरी में। इनकी थ्योरी का नाम था फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल लोकेशनल थ्योरी, यानी कि कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत इनकी थ्योरी का नाम था। तो फ्रेंड्स टैलो जो शब्द था इन्होंने जो दिया था फ्रेंड्स, जर्मनी का एक मैकलेनबर्ग स्थान है जहाँ पर ये कम से कम 40 साल तक रहे थे बतौर मैनेजर के रूप में। ये मैनेजर के रूप में इन्होंने जो है बानथ्यूनेन ने कार्य किया था। टैलो वहाँ की एक फर्म है जहाँ पर इन्होंने 40 वर्ष तक कार्य किया था। तो पूछा जाएगा टैलो जो है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो बानथ्यूनेन जो जहाँ पर बानथ्यूनेन निवास करते थे और 40 वर्ष तक उस फर्म में काम किया था बतौर मैनेजर के, तो उसको टैलो कहा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने बनाने की कोशिश की है। पूछा जाएगा टैबलो शब्द किसने दिया। ये तो पता है विडाल डी लाप्लास का है। जो फ्रांस के जो प्लेटो हैं, छोटे छोटे पठार हैं, उनके लिए इन्होंने टैबलो शब्द दिया था। वहाँ पर की संस्कृति के लिए इन्होंने बताया था। फिर आइसोथर्म, ये तो पता है आइसोथर्म हमबोल्ट ने सबसे पहले यूज किया था। ये बहुत बड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ही क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया था। ये तो सबको पता है, क्लाइमेटोलॉजी वर्ड। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। पूछा जाएगा निम्न में से, देखिए सारा विजिबल है, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ठीक कर दूं इसको। जाएगा निम्न में से, एक मिनट, प्रॉब्लम होती है बार बार। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को ज़्यादा गौर करना है, सही है या सही नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति परिमाणीकरण की ओर ले जाती है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन लीड्स टू क्वांटिफिकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, मात्रात्मक क्रांति का मतलब ही परिमाणीकरण है, यानी कि उसको परिमाण यानी कि मेजरमेंट करना। तो जो क्वांटिटेटिव जो रिवॉल्यूशन है लीड्स टू क्वांटिफिकेशन, यानी कि उसको लीड करती है परिमाणीकरण के रूप में। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये कह रहा नहीं है तो ये तो सही है। फिर पूछा है मात्रात्मक क्रांति ने अभिव्यक्ति की भाषा बदल दी है, यानी जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यानी क्रांति है, तो अभिव्यक्ति यानी कि जो इसका कह सकते हैं उसकी जो एक्सप्रेनेस है यानी लैंग्वेज है वो बदल दी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, उसका जो प्रोग्रेस है, उसकी प्रक्रिया है, उसको पूरा बदल दिया है मात्रात्मक क्रांति ने। ये भी ठीक है फ्रेंड्स। फिर कहा है मात्रात्मक क्रांति ने, यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने वर्णनात्मक विधि यानी कि जो एक्सप्लोरेटिव मेथड होता है, एक्सप्लोरेटिव मेथड का मतलब होता है फ्रेंड्स
किसी चीज़ का वर्णन करना। मान लीजिए आप कहीं गए और वहाँ पर वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की स्थिति का वर्णन किया, यानी एक्सप्लोर किया वहाँ की स्थिति का, और उस विधि को जो है त्याग दिया। तो क्या फ्रेंड्स सही है, मात्रात्मक क्रांति ने वर्णनात्मक विधि को त्याग दिया है? बिल्कुल त्याग दिया है, क्योंकि जो वर्णनात्मक विधि होती है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव जो विधि मेथड होता है, ये एक तरह से क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। तो क्वालिटेटिव एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम किसी के गुणों के दोष का पता लगाते हैं। मात्रात्मक में हम उस चीज़ को मेजर करते हैं, गुणात्मक में हम किसी चीज़ को मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर मेजर कर भी लेंगे तो एक छोटे एरिया पर कर सकते हैं, पूरे में उसको जनरलाइज यानी सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मात्रात्मक क्रांति ने, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने जो वर्णनात्मक विधि है उसको त्याग दिया है। बिल्कुल सही है ये भी। फिर कहा है मात्रात्मक क्रांति ने गणितीय अनुप्रयोगों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। फ्रेंड्स आजकल तो ज़्यादातर जो रिसर्च है या किसी भी चीज़ में ज़्यादातर जो है मात्रात्मक क्रांति का ही यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गणितीय अनुप्रयोगों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर आपने रिसर्च में एक पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें पढ़ा होगा, तो अगर हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर जो ज़्यादातर अगर यूज में ली जाती है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च कह सकते हैं। मात्रात्मक रिसर्च को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि इसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, क्योंकि इसको पूरे में सामान्यीकरण कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव किसी के गुण हैं, दोष हैं, उसको हम सभी पर जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सबके गुण अलग अलग होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ के लोगों की जो गुण हैं, बोलचाल भाषा है, वो बिल्कुल अलग होगी। वहीं नॉर्थ के जितने भी लोग हैं उनकी अलग होगी, तो उसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति ने गणितीय अनुप्रयोगों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, ये नहीं दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 रेमलैंड पूछा है तो आपको पता है स्पाइकमैन का है। लेवेंथ्रम पूछा है तो रेड जेल का है। जीवित जीव की बात की थी इन्होंने, इसमें जीवित जीव की रेमलैंड स्पाइकमैन की 1942 में आई थी, ये तो आपको पता है। लेकिन इनकी एक बुक पूछा गया था पिछली बार 2020 में, तो स्पाइकमैन की जो पुस्तक है बिगिनिंग ऑफ द पीस, ये कब पब्लिश हुई थी? तो इनकी मृत्यु के बाद में 1944 में पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा। हार्टलैंड थ्योरी आपको पता है 1904 मैकेंडर की। पिवट एरिया भू राजनीति यानी जेलन, रूडोल्फ जेलन का है ये, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। पूछा है शहरी भूमि उपयोग सिद्धांत में आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? आउटलाइंग बिजनेस का मतलब समझ आए फ्रेंड्स? आउटलाइंग, ई बर्गेस, हैरिस और उलमैन, होमर हायट, ई बर्गेस और होमर हायट। फ्रेंड्स आउटलाइंग बिजनेस का मतलब होता है, यानी कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कोई एक सिटी है बहुत बड़ी, मान लीजिए दिल्ली है, ये दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली की सीबीडी है, ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। तो आउटलाइन का मतलब होता है इससे भी अलग हट करके और बहुत सारी सीबीडी आउटलाइन बनने लगती हैं, जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, ये बहुत सारी क्या हैं सीबीडी बनने लगती हैं। तो उसकी अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स उलमैन ने, हैरिस और उलमैन ने 1945 में किया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ई बर्गेस ने कंसेंट्रिक जोन मॉडल दिया था, होमर हायट ने सेक्टर मॉडल दिया था, 1939 में दिया था कंसेंट्रिक जोन मॉडल। होमर हायट ने 1923 कहीं और 1925 दोनों डेट आती हैं, और हैरिस उलमैन का 1945 में। तो बस इन्होंने ये बताने की प्रयास किया था कि बहुत एक सीबीडी के बाद में बहुत सारी जो सीबीडी डेवलप होने लगती हैं और बनने लगती हैं, इसको ही आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा गया। फ्रेंड्स इन्होंने पूछा भी जा सकता है कि किसने बर्गेस और होमर हायट
का जो मॉडल है उनका मिक्सअप किया था, यानी कि दोनों को मिश्रित किया था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स ई वर्गेस और होमर हायट का जो मॉडल है इनको मिक्सअप करके आउटगोइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल यानी कि बहुनाभिक सिद्धांत यानी कि हैरिस और उलमैन का जो बहुनाभिक सिद्धांत है उसमें ई वर्गेस और होमर हायट का जो मॉडल है उनको दोनों को मिक्सअप करके इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने बताने की कोशिश की है जहाँ तक मुझे आता है। आगे देख लेते हैं। भारत के 4 भाषा समूह परिवार में से कौन सबसे विविध है, क्योंकि उनके वक्ता 70-80 विभिन्न भाषाओं में संवाद करते हैं। यानी कि ऐसा कौन सी ये 4 भाषाएं समूह हैं, 4 भाषाएं समूह हैं सबसे ज़्यादा विविध यानी अलग अलग वक्ता यानी जो बोलने वाले होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनकी विभिन्न भाषाओं यानी अलग अलग भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। ऑस्ट्रो एशियाई अलग अलग कर सकते हैं, द्रविड़ कर सकते हैं, इंडो आर्यन कर सकते हैं, तिब्बती बर्मन। तो फ्रेंड्स जो अलग अलग भाषाओं के रूप में जो संवाद करते हैं वो तिब्बती बर्मन यानी तिब्बती बर्मन लोग हैं, वो अलग अलग भाषाओं में संवाद करते हैं। इंडो आर्यन में नहीं कर सकते फ्रेंड्स, द्रविड़ में भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑस्ट्रो एशियाई में कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा इसका फ्रेंड डी यानी तिब्बतो बर्मन। फ्रेंड्स ये 2-3 पॉइंट और मैंने लिख लिए, मैंने सोचा पेज पृष्ठ खराब होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें है रिचथोफेन, तो रिचथोफेन ने लाडरकुंडे शब्द दिया था। आप कहोगे लाडरकुंडे तो रेडियल का भी है, तो फ्रेंड लाडरकुंडे इन्होंने भी यूज किया था और आर्डकुंडे और रिटर ने भी यूज किया था। तो बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने लाडरकुंडे का जिक्र किया था, तो इनको भी याद रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इराटेल की बात की थी इन्होंने। पूछा जा सकता है जो लाडरकुंडे है रिचथोफेन का, मेनली रिचथोफेन का नाम देकर पूछा जाएगा लाडरकुंडे किस लिए दिया गया था। तो फ्रेंड जो लोयस के पठार पर लोयस के मैदान पर, पठार नहीं है, लोयस का जो उससे बना हुआ है, बिंड टोपोग्राफी से बना हुआ है, तो उसके जो आसपास में निवास जो जाति होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, रेसेस होती हैं, वो निवास जो करती हैं उसके बारे में इन्होंने लाडरकुंडे में लिखा था। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस अब नए बन रहे हैं बुक में, क्या या किस चीज़ का वर्णन है, तो इस तरह से काफ़ी पूछा जा रहा है। और इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस की भी बात की थी जो कि हैटनर ने भी की थी। तो मेनली तो हैटनर हैं, अगर ऑप्शन में ना हो तो रिचथोफेन भी होते हैं, क्योंकि हैटनर के ही तरह इन्होंने भी, रिचथोफेन ने भी कोरोलॉजिकल साइंस में बात की थी। वैसे दोनों अगर ऑप्शन में हो तो हैटनर ठीक होगा, रिचथोफेन भी था। और आपको पता है स्ट्रैबो भी हैं, सबसे पहले जो नींव डाली थी कोरोलॉजिकल साइंस की वो हैटनर ने ही डाली थी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। सबसे सर्वप्रथम पूछेगा, तीनों ऑप्शन में आएगा तो स्ट्रैबो होगा और 2 ऑप्शन आएंगे तो हैटनर होगा और ये दोनों नहीं आए तो रिचथोफेन होगा। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियोज हो गई। और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ाना कोशिश करता हूँ नई से नई टॉपिक और नए से नए जो आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं उसको लाने की, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी वीडियोज़ लगी, अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो। चलिए थैंक यू।